Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for plus 1 political science. Name of chapter is local governments. कल हमने स्टडी किया था अबाउट 73 and 74 amendments regarding local governments given in the constitution. Now let us go through 73 amendment in detail. Let us now examine the changes brought about 73 amendment in Panchayat Raj institutions. 3 tier structures के बारे में हम बात करेंगे. जितनी भी स्टेट्स हमारी कंट्री में हैं उन सब के पास यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर है. द बेस है ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत जो है कवर करती है विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस. इंटरमीडिएटरी लेवल जो है उसको मंडल का नाम दिया गया है. इसको ब्लॉक और तालुका का भी नाम दिया गया है. जो ये बॉडीज़ हैं जिनको हम मंडल्स और तालुका पंचायत का नाम देते हैं. इंटरमीडिएटरी लेवल जो होता है लोकल बॉडीज़ का, उसको मतलब हम स्मॉलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. एट द एपेक्स इज़ द जिला परिषद जो पूरे के पूरे एंटायर रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. इसके अलावा जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें ये प्रोविज़न दी गई थी कि क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा वुड comprise of all the adult members registered as a voter in the पंचायत एरिया. इसका रोल और जो फंक्शंस है उसको स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो डिसाइड करती है. इलेक्शंस कैसे होती हैं. जो 3 लेवल्स होते हैं पंचायती राज की इंस्टीट्यूशंस के, उनको डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट किया जाता है. ईच पंचायत बॉडी में 5 मेंबर होते हैं. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज को टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी डिसॉल्व कर सकती है. उसके अलावा जो फ्रेश इलेक्शंस होंगी वो 6 months ऑफ सच डेसोल्यूशंस के बाद हो जाने चाहिए. ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है जो इंश्योर करता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडी ज़रूरी है. जब 73rd अमेंडमेंट पास नहीं हुआ था बहुत सारी स्टेट्स में, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस का यूज़ किया जाता था डिस्ट्रिक्ट बॉडी में. और वहाँ पर जब पंचायती राज को डिसॉल्व कर दिया जाता था तो उसके बाद कोई प्रोविज़न नहीं था कि इमीडिएट इलेक्शंस दोबारा करवाई जाएं. रिजर्वेशंस 1/3 जो पोजीशंस होती हैं पंचायत इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड फॉर वुमेन. रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उसको भी प्रोविजंस दी गई है इन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. अगर स्टेट को लग रहा है कि ये नेसेसरी है कि वो सिर्फ जो रिजर्वेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्रोवाइड की जाए तो भी ये उसके लिए हेल्पफुल होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रिजर्वेशन जो है ऑर्डिनरी मेंबर्स जो होते हैं पंचायत में उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आल्सो टू द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन्स, अध्यक्ष, ठीक है, एट ऑल द 3 लेवल्स. अगर हम फर्दर रिजर्वेशन की बात करें, 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इज नॉट मेयरली इन द जनरल कैटेगरी ऑफ सीट्स बट आल्सो विद इन द सीट रिजर्व्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कास्ट. जो चीज़ें रिजर्वेशन की होती हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही नहीं बल्कि SC, BC और जितने भी बैकवर्ड क्लासेस एक्सक्यूज़ मी, उन सब के लिए होती है.
It means that seats may be reserved simultaneously for the women candidate and one belonging to the scheduled caste or scheduled tribe. इसलिए एक सरपंच would have to be a Dalit woman or an आदिवासी woman. ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होता है? 29 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे स्टेट में मेंशन करे गए हैं और उसको 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफाइड किया गया है. दीज सब्जेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है. दीज सब्जेक्ट्स वर मोस्टली लिंक टू द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द फंक्शंस टू द लोकल लेवल. जो एक्चुअली ट्रांसफ़र होती है दीज फंक्शंस डिपेंड अपॉन द स्टेट लेजिस्लेचर. ईच स्टेट वो डिसाइड करती है कि हाउ मैनी ऑफ दीज 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर्ड टू द लोकल बॉडीज. कुछ मैं सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको बताने लगी हूँ जो हमारे यहाँ पर विलेज के लिए 11th शेड्यूल में दिए गए हैं. सबसे पहले आएगा एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड processing industries, rural housing, drinking water, roads, culverts, rural electrification, poverty alleviation program, education including primary and secondary schools, technical training, vocational education, adult non-formal education, libraries, culture activities, markets, fairs, health, sanitation including hospital, primary health center, dispensary, family welfare programs, women and child development, social welfare, welfare of the weaker section and in the particular of the scheduled caste, scheduled tribe, public distribution system PDS, राशन डिपो जिसको बोलते हैं. जो 73 अमेंडमेंट है बेटा वो उन एरिया में एप्लीकेबल नहीं है बाय द आदिवासी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया. 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया था जिसमें पंचायत सिस्टम टू दीज एरिया को एक्सटेंड कर दिया गया था. उसके लिए प्रोविजंस दी गई थी. मैनी आदिवासी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल कस्टम को मैनेज कर रही हैं. कॉमन रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, स्मॉल वाटर रिजर्वायर्स. इसलिए न्यू एक्ट जो था इस कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पास किया गया. बहुत सारी जो पावर्स और ये उनको एक्सेप्टेबल था. फॉर दिस पर्पस जो पावर्स थी वो ग्राम सभा को दे दी गई इन एरियाज़ की और इसमें जो इलेक्टेड विलेज पंचायत है उसको ग्राम सभा का कंसेंट भी मिल गया बहुत सारे चीज़ों में. इसके अलावा द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज दैट लोकल ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इलेक्टेड बॉडी. ठीक है. जब हम मॉडर्न इलेक्टेड बॉडी को चूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन एम ये होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको इन लोकल एरियाज बॉडी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी डिसेंट्रलाइजेशन. State Election Commission. The State Election Commission have required to appoint a state election commissioner who would be responsible for the conducting elections to the पंचायत राज institution. क्योंकि आप सबको पता है हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है जिसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से चूज़ करता है. अब लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शंस करवाने के लिए भी स्टेट लेवल पर एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो पंचायत राज के जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करवाता है स्मूथ एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शंस. सबसे पहले जो ये टास्क था उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करता था और ये अंडर कंट्रोल था स्टेट गवर्नमेंट के. जो ऑफिस है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज़ ऑटोनोमस लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है. उसका जो लिंक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल नहीं होता. स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को
एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 5 ईयर्स के अंदर एक बार अपॉइंट करना पड़ता है। जो ये कमीशन होता है वो ये देखता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो लोकल गवर्नमेंट की स्टेट में है वो कैसी है। उसके अलावा ये रिव्यू करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हैं, बिटवीन रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट्स इसको देख रही है। उसके अलावा दिस इनोवेशन एंश्योर द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द रूरल बॉडीज़। ये था बेटा मैंने आप सबको अभी करवाया रिगार्डिंग अमेंडमेंट 73 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, जिसमें फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन फॉर रूरल बॉडीज़, इलेक्शन फॉर पंचायती राज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायती राज, ग्राम सभा, ब्लॉक, मंडल, समिति, इनकी इलेक्शंस कैसे होती हैं, इनको पावर कैसे दी जाती हैं, इन सब के बारे में हमने स्टडी करा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 74th अमेंडमेंट, जो मैं अपने कल के लेक्चर में आपको थॉरोली एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।